बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलता लाहौर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहाब अफजल। नॉर्मली आप इस सीट पर देखते हैं वैसे इकबाल साहब को, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में निजी मसरूफियात के बिना पर कुछ दिन वो नहीं आएंगे और ये फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँगी। लेकिन मुझे पता है कि मेरा फ़र्ज़ क्या है। मेरा फ़र्ज़ क्या है कि पूरा इदारा जो काम कर रहा है उसकी रिलायबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी को आपके सामने रिप्रजेंट करना। मुझे पता है कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैंने इसे किस तरह से निभाना है। पूरा इदारा MCR PCR न्यूज़ रूम जो काम कर रहा है वो मुझे आप तक किस तरह से पहुँचाना है। मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपकी दिल आज़ारी हो, या कोई ऐसी बात जिससे मेरे इदारे की रिप्यूट ख़राब हो। और ये छोटी सी डिजिग्नेशन है जिसे न्यूज़ कास्टर या न्यूज़ एंकर कहते हैं। आपके पास एक पूरी वजारत हो, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात हो रही है यहाँ पे, आपके पास पूरी एक वजारत हो, तो आप कैसे किसी टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये कह सकते हैं कि लाहौर ये जाहिल है। और फिर यही नहीं, आप ये भी कहती हैं कि खलाई मखलूक के बाद एक अलग ही, एक अलहदा ही मखलूक है जिसे हम लाहौरी कहते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पे, निजी ज़िंदगी पे कमेंट नहीं कर रही, ये मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड और हिस्ट्री की बात की जाए, आपके ससुर को कितनी इज्जत शोहरत सियासत में भुट्टो के ज़माने में मिली, और अगर आपके घर की बात की जाए, आपके देवर की बात की जाए, आपकी फैमिली मेम्बर्स की बात की जाए, तो वो इज्जत, वो शोहरत देने वाली जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ लाहौरिये थे। तो लाहौरियों ने इतनी इज्जत बख्शी हो। इज्जत बख्शने के अलावा एक और पॉइंट जो आपके लिए ये है, सबसे बड़ी बात ये कि आपको वोट देने वाले लाहौरिये हैं, आपको इस इक़्तिदार पे बिठाने वाले, जिस वजारत पर आज बराजमान हैं आपको बिठाने वाला कौन है? आपको इज्जत, शोहरत और ये सब कुछ देने वाली कौन लोग हैं? वही लोग जिन्हें आप आज कह रही हैं कि वो जाहिल हैं। आप कैसे कह सकती हैं? आपकी ज़ुबान से निकला हुआ कोई भी एक लफ्ज़, कमान से निकला हुआ वो तीर है जो कि वापस नहीं आ सकता। हैशटैग लाहौर के नाम से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप हर जगह ये चीज़ देख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि लाहौरियों की कितनी ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है। एक ऐसी सीट पर बैठ कर आप इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं? इस पर आज बात करेंगे ख़ुसूसी प्रोग्राम में, और हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। उसके अलावा टॉप स्टोरी के अलावा और जिन स्टोरीज़ पर हम बात करेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। चीनी स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक, ज़रा लिटरेचर रिव्यू जो है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर बात की जाए पंजाब हुकूमत की, तो ये फैसला कर लिया गया था कि नवंबर में क्रशिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। क्रशिंग का आगाज़ वक्त पर करने का मकसद ये होता है कि आपके काश्तकार, आपके किसान जो हैं वो मुतासर नहीं होते, उस फसल को बाद में गंदम के लिए भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमने देखा ये है कि इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो चीज़ हमें नज़र नहीं आई, वो सिर्फ वो जो प्री प्लानिंग पंजाब हुकूमत ने की थी वो नहीं हो सकी। प्री प्लानिंग क्या थी कि नवंबर में क्रशिंग का आगाज़ किया जाएगा। चीनी स्कैंडल जो है वो इस तरह से सामने आया कि जाहिर बात है वक्त पर वो काम नहीं करेंगे, क्रशिंग का आगाज़ वक्त पर नहीं होगा, काश्तकार अपना गन्ना वक्त पर नहीं बेचेंगे, चीनी का आगाज़ वक्त पर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि चीनी की किल्लत हो जाएगी। और आज ये किल्लत इस कदर सर उठा चुकी है कि आप और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस बहरान से किस तरह से निकला जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही उस इंक्वायरी कमीशन की जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई। अब इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा, ये भी एक सवाल निशान है। इस पर बात करेंगे आज के खुसूसी प्रोग्राम में। इसके अलावा अगर टॉप ऑफ द स्टोरी कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया देखें, आप अखबार देखें, आप करंट अफेयर का प्रोग्राम देखें, आप मॉर्निंग शो देखें, व्हाट्सोएवर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, एक ही चीज़ की गर्दान आप मुसलसल देख रहे हैं, वो है कोरोना वायरस। क्वारंटीन, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, आइसोलेशन, ये वो वर्ड्स हैं जो कि अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं। और हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है माँ सिवाय इससे लड़ने का, माँ सिवाय इससे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स में दिन रात कहा जाता है कि खुदारा वो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। यही एक वाहिद सोल्यूशन है कोरोना वायरस से बचने का। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, रैपिडली जैसे ही ईज आउट किया लॉकडाउन को, वो तादाद जो कि 25,000 थी, दी नेशन के मुताबिक, इंटरनेशनल अखबार के मुताबिक ये तादाद 25,000 जो कि रैपिडली 1,44,000 तक जा पहुंची है। कैसे रोका जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज हमारे साथ होंगे। और जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ राहिला खादिम हुसैन साहिबा मौजूद होंगी, और रहनुमा मुस्लिम लीग नून है हमारे साथ मौजूद है। चूँकि आप सब जानते हैं कि क्वारंटीन और लॉकडाउन की वजह से स्टूडियो में गेस्ट मौजूद नहीं होते। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ राहिला साहिबा होंगी। आगाज़ आपसे कर लेते हैं। राहिला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम है। अगर इस सवाल में आपसे ये करूं कि इस स्टेटमेंट को कि लाहौर ये अलहदा ही मखलूक है, लाहौर ये जाहिल हैं, ये कैसी होगी, तो ये ज़रा सेंसिबल क्वेश्चन नहीं होगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह की सीट पर बैठकर आप इस तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकती हैं? क्या कमेंट करेंगी आप? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मैं शदीद अल्फाज इसकी मजम्मत करती हूँ। दूसरी बात ये कि आप इनसे किसी किस्म की भी उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा। अगर आप इनकी टॉप लीडरशिप से लेकर आप नीचे तक आ जाएं तो आपको सिवाय इस किस्म के कलमात अदा करने के आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कहा करते थे कि लीडरान ठीक नहीं है,
लीडर ऊपर ठीक हो तो नीचे सब मामला ठीक हो जाते। जब इक्तदार मिला और इक्तदार में आए इलेक्शंस के बाद, तो इन्होंने कहा ये तो निजाम ठीक नहीं है। और मैं ये बार बार प्रोग्राम्स के अंदर ये बात अपने कहती रहती थी कि ये वक्त आने वाला है जब इनसे परफॉर्मेंस का आप पूछेंगे ना तो ये कहेंगे अवाम ठीक नहीं है। तो लिहाजा डॉक्टर साहबा से ऐसी उम्मीद तो आप कतई ना रखें कि वो कोई अच्छे कलमात थे, क्योंकि उनसे परफॉर्मेंस का पूछा जा रहा था। और मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहबा के मामले में लाहौरियों ने बिल्कुल ठीक फैसला किया था। वो समझते थे कि ये जो खातून है ये इलेक्शन जीत कर आकर परफॉर्मेंस दिखाने के काबिल नहीं होगी, तो लिहाजा इनको कभी उन्होंने वोट दिए ही नहीं। अगर आप इनके पहले इलेक्शन से लेके आज तक के दिन के देखिए तो ये रिजर्व सीट पर आई ना, इनको पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया, लेकिन लोगों ने इनको रिजेक्ट करते रहे लाहौरियों का लाहौर। अगर लेकिन इसका नतीजा क्या, आज डॉक्टर साहब ने अपने भरपूर गुस्से का इजहार किया, बता दिए कि जनाब लाहौरिये जो तो ऐसे होते। लेकिन अगर मैं एक दूसरी तरफ एक बात एक और देखूं कि अगर वो अपने मनसब को देखते हुए अपनी गुफ्तगू को जरा खुद मुलायजा फरमा लें तो मेरा ख्याल है उनको शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज मैंने एक दो लोगों से सुना कहीं वो माफी भी मांग रही थी कि मैंने जज्बात में आके वो कैसी आप मलका जज्बात हैं कि आपको ये इल्म ही नहीं है कि आप जिस मनसब पर बैठी हैं वहां पर आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पहली बात तो ये आप मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो गए। कोरोना के लेकर पंजाब के तमाम एसओपीज जो आप तय करती रही हैं, टीवी पे बैठकर अपने डिपार्टमेंट के अंदर बैठकर टोटली आप फेल है। आप हॉस्पिटल सही तरह से मैनेज नहीं कर सके, आप क्वारंटीन सेंटर्स नहीं मैनेज कर सके, आपने जो अद्वियात होनी चाहिए थी वो हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। आप किस मामले को हम उठाएं कि जहां पर आपको इंजेक्शन 50,000 के इंजेक्शन की जिसकी मालियत हो वो आपको 3.5 से 4 लाख में ब्लैक होता हो और डॉक्टर साहबा गायब हो, क्वारंटीन सेंटर के अंदर फैसिलिटीज ना हो, डॉक्टर साहबा गायब हो। जनाब वहां जब असेंबली के अंदर ये आवाज उठाएं तो वहां पर भी हमें सिवाय ये इसी किस्म के कलमात इनके ये सिर्फ अकेली ये मोहतरमा ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो जज्बात में थी, लेकिन गो विद द फ्लो ये स्लैंग जो है, चले आप और मैं भी अगर पर्सनल कन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो इस तरह की बात निकल आती है। आपने उस्मा कारदार जो है उसका भी आपने देखा कि किस तरह से वायरल हुई है वो ऑडियो कॉल, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी डिजिग्नेशन बड़ी मैटर करती है। आप जिस वजारत में बैठी हुई है, इनकी पार्टी का पहले दिन से ये मोटिव है, ना इनकी तरबियत सिखाई जाती है इनकी जमात के अंदर और ना उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ये दो चीजें किसी भी जमात के अंदर बहुत अहमियत रखती हैं कि वहां पर जो उनके मेंबरान हैं उनका स्टडी सर्कल कैसा होना चाहिए, उन कारकुनान की कैसी तरबियत होनी चाहिए, वो दूसरों से गुफ्तगू क्या फरमाते। आप इनके तमाम मेंबरान की गुफ्तगू असेंबली से लेकर आप इनकी टेलीविजन के प्रोग्राम्स तक देख लें, आपको कहीं भी सेंसिबल परफॉर्मेंस दिखाने वाली बात नजर नहीं आएगी। आपको सिर्फ तनकीद करते हुए, हूटिंग करते हुए, दूसरों को बुरा भला कहते हुए नजर आएंगे। ये तरबियत उन्होंने अपनी लीडरशिप से ली, तो लिहाजा डॉक्टर साहब से तो हम तो पहले दिन से एक्सपेक्ट नहीं करते। लिहाजा जो उन्होंने हरकत की उसका लाहौरियन को जवाब बड़ा देर पहले दे चुके हुए हैं। आज डॉक्टर साहबा ने वो गुस्से का इजहार किया। मैं तो आज सलाम पेश करती हूँ लाहौरियों को कि उनका फैसला कल भी ठीक था, उनका फैसला आज भी ठीक है, इन्होंने इस जैसी खातून को वोट नहीं दिया। अच्छा, अगर थोड़ा सा डिफेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर आते हैं शो में, क्योंकि हमने बायस शो नहीं करना होता, हमने हर चीज़ को कवर करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें इन चीज़ों के कि लाहौरियों में हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मिसकंसेप्शन रखते हैं, सना मक्की यूज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, इस तरह की बातें हमने भी अपने इर्द गिर्द सुनी है। लेकिन ये अवेयरनेस जनरेट करना, लोगों को बताना कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये मौजूद है और इस तरह से आगे भी कुछ आने वाले सालों में हमारे साथ रहेगा, इस तरह की अवेयरनेस जनरेट करना ये रियासत की ही जिम्मेदारी होती है। अगर लोग इस तरह की लेम गुफ्तगू, लेम बातें या लेम कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमागों में है भी, या हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उसे खत्म करना ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी है। देखिए, जब हुकूमत के अंदर आप मौजूद होते हैं ना, तो आपको हर सूरत में पहला आपका जो एक्शन प्लान होता है वो होता है टॉलरेंस। जी, आप किस हद तक आपकी टॉलरेंस आपके काम आ रही है और आप उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे ना। आपका शॉर्ट टेम्परामेंट है तो आप ये काम नहीं कर सकते, फिर आप सियासत से बाहर हो जाए। अगर आप डेंगू की मिसाल सबके सामने है, मैं शबाशी की टीम का हिस्सा रही हूँ उस डेंगू कैंपेन में, तो अवेयरनेस जितनी अवेयरनेस इस वबा के अंदर काम आ सकती थी ना लोगों को देने की, शायद हुकूमत के अपने और कोई इकदाम इतने काम ना आते। अवेयरनेस देने में ये मुकम्मल सोशल मीडिया अपने तई जो लोग खुद से क्रिएट कर रहे थे उस सोशल कैंपेन को वो कर रहे थे। सना मक्की
जैसे आपने बात की, और भी अदरक लहसुन इस्तेमाल करने के, प्याज इस्तेमाल करने के, ये सब इकदाम तो लोग अपने तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे थे। और सबसे जरा जो बात थी कि वो इंटरनेशनली सब जगह से होकर वबा हमारे पास पहुंची, तो इतने में जो एक्सपीरियंसेस थे हुकूमत ने उससे फायदा नहीं उठाया, कोई उससे पहले सोशल कैंपेन शुरू नहीं की। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है। रियासत की 21 जनवरी को जो उनका रिपोर्ट हुआ था कि जिम्मेदारी तो उससे पहले शुरू हो गई, क्योंकि वुहान हमारे हमसाए में था। लिहाजा अगर ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वो देर से हमारे पास पहुंचा, लेकिन पहुंच गया, और आज के दिन में रिकॉर्ड अमवात हुई है 111। ये बहुत खतरनाक फिगर है कि आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड अमवात है। ठीक, उसमें पंजाब का कितना हिस्सा है, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। बैठकर आप हमें जाहिल कह लें, आप हमें बीमार कौम कह लें, लेकिन खुदारा वो फैसिलिटीज तो दे दें। वो तो रियासत की जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल्स जो हैं उनका खाना खराब हो गया, वहाँ पे अद्वियात तक मुयस्सर नहीं है। हम चीखे मार रहे हैं असेंबली के अंदर, वहां भी हमें बदतमीज अरकान कह दिया जाता है। तो ये तो हाल है इस हुकूमत का कि जीरो टॉलरेंस है इनके पास, कि इनसे अगर सवाल किया जाए कि जनाब हमारे पास पैनाडोल नहीं है, तो आप ऐसे कहते हैं आप बहुत बदतमीज अरकान है जो सवाल करते हैं। अगर हम कह देते हैं कि जनाब वहां पर इस तरह का इंजेक्शन मिल रहा है जो 50,000 रुपए का, हमें 3.5-4 लाख रुपए में मिल रहा है, तो हमें कह दिया जाता है आप जाहिल किस्म के लोग हैं। यानी ये गुफ्तगू का मयार अगर आप इनका चेक करें तो मैं के अलावा कुछ नहीं कह सकती। एज अ मिनिस्टर तो आपको खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी आप दिल आजारी ना करें, किसी की बड़े सिलेक्टिव लफ्ज इस्तेमाल करें, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने हमेशा से आपको इज्जत भी दी है, आपको वोट भी दिया है। चलिए इस क्राइटेरिया को, सूरत हाल को एक साइड पर थोड़ी देर के लिए रखते हैं। अगर बात की जाए फैसिलिटीज की, आपने वुहान का जिक्र किया, तो वो सिटी जहाँ पर ये हमने इस पेंडेमिक को देखा कैसे सर उठाया, उसके बाद हम करीब तरीन हमसाए मुल्क है, लेकिन हमने ये देखा शुरू से लेके कॉन्सेप्ट, मैंने भी बहुत सारे शोज में इसको डिस्कस किया है कि कहां पर इटली, पेरिस, यूके, यूएसए में आपने इसको प्रिवेल होते देखा। पाकिस्तान बहुत महफूज रहा है। इनिशियली 25,000 हमारे केसेस थे शुरू में। इस लॉकडाउन को ईज आउट करने के बाद तादाद रैपिडली ऊपर गई है और अब दोबारा से हम आगे हैं लॉकडाउन की तरफ। अगर लाहौर की बात की जाए तो आज 12 बजे के बाद इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो लॉकडाउन एक वाहिद सोल्यूशन आपको लगता है या आपको लगता है कोई और इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए? देखिए, जब लॉकडाउन करने की जरूरत थी तो इन्होंने जनाब ये अब अवाम को कंफ्यूज करके वो लॉकडाउन खोल दिए। अगर एक ईद आप ये कन्वे करती लीडरशिप जिस वक्त हुक्मरान बने बैठे पाकिस्तान के कि हम ईद सादगी से मनाएंगे और लोगों के पास जो पैसे हैं एक्स्ट्रा जो आप अपनी शॉपिंग पे यूज करेंगे वो आप गरीबों की मदद के लिए भी करते। जिस तरह शबान के अंदर ये वबा आई, मैंने देखा लोगों ने बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया अपने तईशा, रियासत से ज्यादा लोगों ने अपने हमसायों का ध्यान रखा यहाँ पर। और उसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल थी लाहौर, जहाँ पे कोई भूखा नहीं सो रहा था। ये मैं गारंटी दे के बात कह रही हूँ कि लोगों ने एक दूसरे का बहुत ध्यान रखा। और यकीनन डॉक्टर साहब जाके अपने हल्के में भी जरा कभी घूम के देख लेना तो उनको पता चलेगा वहाँ के लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, वहाँ के लीगी चेयरमैन, एमपीएस, एमएनएस ने किस तरह वहाँ पर काम किया है। तो ये बातें आप एक तरफ रखते, तो ये सारी सिचुएशन जब जो जरूरत थी लॉकडाउन करने की तो आपने ईद के ऊपर खुली छुट्टी दे दी और ईद के बाद आपने देखा कि किस रफ्तार के साथ जो लाहौर में बुरी तरह कोरोना फैल गया। या मैं डॉक्टर साहबा की एक नॉलेज के लिए एक और बात भी आपके जरिए कह दूं कि जनाब लाहौर में जब ईद की शॉपिंग हो रही थी ना तो उससे सिर्फ लाहौर शॉपिंग नहीं कर रहा था, आपके मज़ाफात के तमाम लोग लाहौर सिटी के अंदर थे क्योंकि आपने मज़ाफात की तमाम दुकानों को बंद कर दिया था, उनके पास स्टॉक ही मौजूद नहीं था। लोग दूर दूर के इलाकों से आके लाहौर से आके शॉपिंग कर रहे थे। तो दरअसल अवाम जो है वो शुरू दिन से लेके कंफ्यूज थी और कंफ्यूजन का शिकार जो है वो हुकूमत ने किया है। नाहिला साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी डिस्कशन जो है वो लाहौरिया ने यकीनन सुनी होगी और आज लाहौरिया जो है वो काफी अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से कि हमें आप कैसे कह सकती हैं कि हम जाहिल है। ठीक है, कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन हो सकती है लेकिन उसको दूर करना भी तो रियासत की ही जिम्मेदारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। सर, आप मुझे बताएगा कि अगर हम तमाम तर सूरत हाल को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें, गो विद द फ्लो में स्लैंग में आप इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन क्या आपकी डिजिग्नेशन को बीइंग अ मिनिस्टर आपको सूट करता है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट इतनी आसानी से दे दें? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये चंद एक लोग जो हैं पीटीआई से और उनके अलाइज जो हैं, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। हम तो इस काबिल ही नहीं थे कि हम इनको सही एक्सपोज कर सकते। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो, फयाज चौहान साहब हो,
ये शेख रशीद साहब हो, जी वो एक मुराद सईद साहब है, वो हो, ये 5-6 आदमी इस किस्म के हैं कि इन्होंने इस जमात को इतना एक्सपोज किया है, इस तरीके से इन्होंने लोगों के सामने इनकी असलियत लाई है। ये डबल शाह थे, ये तो कोई इस किस्म के अच्छी पैकिंग के अंदर 2 नंबर माल भरा हुआ था कि इन्होंने इस कौम को वो झांसे दिए, वो इस कौम को बेवकूफ बनाया, इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। और अब आप देखें जो जबान यास्मीन रैशद साहिबा ने इस्तेमाल की कि ये लाहौरिये जो हैं ये पता नहीं, मैं तो वो कहना भी ये कहा कि अलग ही मखलूक है, नहीं करता। हालांकि हमारे पाकिस्तान की सियासी तारीख अगर आप देख लें तो जितनी अवेयरनेस इन लाहौरियों में है, जो तहरीक भी लाहौर से चली है वो हमेशा कामयाब हुई है, जो तब्दीली लाहौरियों ने चाहिए है वो हमेशा कामयाब हुई है। ये इनको लाने वाले भी लाहौरिये थे, इतनी बड़ी चेंज थी। और एक हिसाब से तो सही कह रहे थे कि बेचारे जब समझदार आदमी फिसलता है ना तो फिर इस किस्म के फैसले होते हैं, फिर इस किस्म के लोग ही और इस किस्म का माइंडसेट ही आगे आता है। ये इंतहाई इस पे अफसोस का इजहार किया जा सकता है, इसकी मजम्मत की जा सकती है। कभी भी लोगों को जाहिल लोग अगर है ना तो फिर क़यादत जाहिल है, जिसकी वजह से उन्होंने लोग जाहिल है। इन जाहिलों की चुनाव वाकयातन ये सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये इसी तरह ही है। तो ये इनसे किसी की इज्जत महफूज नहीं है जी, इनसे कोई आदमी महफूज नहीं है, कोई तबका महफूज नहीं है। इन्होंने बेसरो समानी के आलम में पूरी कौम को कोरोना के आगे झोंक दिया। सारी दुनिया चीख रही थी आइसोलेशन और लॉकडाउन और इस किस्म के, इन्होंने तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया है। आज पेशेंट रोल रहे हैं। इतनी काबिल वजीर होती ना जो लोगों को जाहिल कहती फिर रही हैं, ये इतनी काबिल होती ना तो आज कौम इस तरह बेड के लिए ना तरस रही होती, आज वेंटिलेटर्स ना ढूंढ रही होती। हसन साहब, आप काबिलियत की बात कर रहे हैं, आपने तारीख की बात की। एक और पहलू ये है, गुलाम नबी जो इनके सुसर ठहरे हैं, भुट्टो के जमाने में सियासत में उरूज देखा। इस पूरे खानदान को लाहौरियों ने हमेशा बड़ा नवाजा है और हर तरीके से बड़ा नवाजा है। आगे से आप उस आवाम को जिसने आपको वोट दिया है, आपको इक़्तिदार दिया, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि लोगों ने आपको वोट देकर इक़्तिदार दिया है। आप हर किसी की दिल आजारी इस तरह से नहीं कर सकते। बीइंग ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप रहनुमा हैं, क्या इनिशिएटिव आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से लिया जा सकता है? आज ये करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई गई है कि आप इस्तीफा दें, आपको सूट नहीं करती इस तरह की बातें, तो क्या इनिशिएटिव आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से लिया जा सकता है? देखिए जी, इनको ये रिवायात से बिल्कुल आरी लोग हैं जी। इनकी ना कोई रिवायत है। जैसे आपने कहा जी कि इनके खानदान ने बड़ा अरूज देखा है, तो ये उस टाइम भी भुट्टो साहब का अरूज था, उनकी बैसाखियों पर इन्होंने अरूज देख लिया। अब इमरान खान पे बड़ा एक वक्त आया था कि कौम तब्दीली चाहती थी, नया पाकिस्तान देखना चाहती थी। ये उस ट्रक की बारी के साथ लटक कर और इन्होंने अपना सियासी सफर तय कर लिया। ये सियासी मुसाफिर लोग हैं, इनका कोई अपना विजन नहीं है, कोई इनकी सोच नहीं है। ये तो इतने सोच से आरी लोग हैं कि अगर ऑपोजिशन वॉकआउट करके जाती है तो रिवायत रही है हमारे हाउस की कि स्पीकर लोग भेजता था, जाके मना कर लाओ, बात करके आओ, और वो जाते थे, मिनिस्टर्स जाते थे, वो अपोजिशन को मना के लाते थे और सेशन दोबारा स्टार्ट होता था। इनके पास तो वो रिवायात भी इन्होंने खत्म कर दी। अब ऑपोजिशन वॉकआउट करके जाती है, कोई मनाने नहीं जाता। असेंबली के बाहर लोग एहतजाज के लिए आते हैं, वो चीख कर चले जाते हैं, हफ्ता हफ्ता बैठे रहते हैं। ये बजरिया पुलिस तो उठवा देते हैं, लेकिन कभी इन्होंने जहमत नहीं की कि उनके मसाइल ही हम पूछ ले। ये अवामी लोग नहीं है जी, ना ही इनका अवाम से कोई ताल्लुक है। खिलाई मखलूक के जरिए आए हैं, खिलाई मखलूक के जरिए हुकूमत कर रहे हैं। जब वो छतरी सर से उतरेगी, इनको अंदाजा होगा कि अवामी तपिश का इन्हें पता चलेगा कि और फिर ऊपर से आप आम आवाम को, लाहौरियों को आप अलग ही और अलहदा सी मखलूक कह रहे हैं, तो फिर तो आप ज्यादती कर रहे हैं। और ये थोड़ी सी जानने की जरूरत है कि आपको सूट नहीं करती ये चीजें। बार बार देखिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आपने इस तरह की बातें क्यों की हैं। आपको खुद ही सूट नहीं करता, आपकी डिजिग्नेशन को सूट नहीं करता। इस तमाम पर सूरत पर तो आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया। ये बताएगा कि अगर हम लॉकडाउन की बात की जाए तो दोबारा से रैपिडली हमने देखा है कि ये तादाद इंक्रीज हुई है। पहले ये था कि हम सिर्फ तादाद देखते थे, अब हमारे सर्कल में लोग
लोग मुतासर होना शुरू हो गए हैं। तो हमने ये देखा है कि तादाद 1,44,000 से ऊपर जा पहुंची है और ये लॉकडाउन को ईज आउट करने की वजह से हुआ है। आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन इज अ सोल्यूशन? इसका हाल ही लॉकडाउन है, लेकिन वो ना स्मार्ट लॉकडाउन है ना पार्शियल लॉकडाउन है, मुकम्मल लॉकडाउन इसका हल है। आप मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, लोगों में इसका फैलाव रुकेगा, जो इसका टाइम है उसमें जितने लोग रिकवर होंगे वो बेहतर होगा। आप जितने पेशेंट्स डेली की बुनियाद पे हॉस्पिटल्स में और रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनकी तादाद कम होगी तो आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, और उसका वाहिद हल जो है वो लॉकडाउन है और मुकम्मल लॉकडाउन है। ये जो अब स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे करने जा रहे हैं कि लाहौर के चंद इलाके आप लॉकडाउन कर दो, आप उनको 10 दिन 15 दिन लॉकडाउन रखोगे, 10-15 दिन में दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। जब आप उनका खोलोगे और इधर लगाओगे तो उधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको आप मुकम्मल लॉकडाउन करो, और पूरी दुनिया ने किया है। सिर्फ इमरान खान साहब के दिमाग में जो कीड़ा अटका हुआ है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले दिन कह दिया था कि लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। अब वो लॉकडाउन नहीं मान रहा, जिद्दी आदमी है, जिद कर रहा है, और इस जिद की वजह से पूरी कौम जो है वो सफर कर रही है। इंशाअल्लाह ताला ये जिद से ले डूबेगी। ये उस तरफ मुल्क को लेके जा रहा है जिसकी रिकवरी के कोई चांसेस ही नहीं है। ये किसी के बस में नहीं रहना। अगर 1 साल इमरान खान इस मुल्क पे मुसल्लत रह गया तो फिर इस मुल्क को बचाने के लिए कोई भी सियासी कुव्वत जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो इसको बचा सके। आप क्या देखते हैं, अगर आप इस सोल्यूशन को देखें या इस इनिशिएटिव को जो कि 12 बजे के बाद इंप्लीमेंट होगा, उसमें मेरे ख्याल से 5 डिवीजन से इनको सील किया जाएगा, 32 पॉइंट्स लाहौर के ऐसे जिन्हें बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, तो ये इनिशिएटिव लेने से आपको क्या लगता है कि तादाद को कंट्रोल किया जा सकता है या हालात थोड़े कदरे बेहतर हो सकते हैं? आप देखें जी, ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 32 पॉइंट ये लॉकडाउन कर देंगे, बिल्कुल फर्ज करें अंदरून शहर में लोग रहते हैं, उनका जो काम है कोई गुलबर्ग में करता है, कोई डिफेंस में करता है, कोई मॉडल टाउन में करता है, कोई गार्डन टाउन में करता है, किस तरह ये करेंगे कि एक आदमी अंदरून मैनेज कैसे होगा? एक आदमी अंदरून शहर से उठेगा, वहाँ लॉकडाउन है, वो अपने काम पे नहीं जा सकेगा, वहाँ लॉकडाउन कोई नहीं है। जो आदमी उस इलाके में रहता है जो जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वो अंदरून शहर जाएगा, वो लॉकडाउन होगा, वो कैसे वहां पहुंचेगा? बिल्कुल जहलों वाली बात है, बिल्कुल अकल से आरी जैसे कोई लोग होते हैं इस किस्म के फैसले कर रहे हैं, और इनके इन गलत फैसलों की वजह से आप इस मुल्क में देख लें कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पेट्रोल मिलना खत्म हो गया। चीनी का बहरान भी है। चीनी का बहरान आप देख लें कि चीनी का बहरान कोई तुक नहीं बनता। हमारे पास वाफिर चीनी है, हमारे पास इतनी मिलें हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इनकी गलत मैनेजमेंट की वजह से आज हम चीनी के बहरान का शिकार है। आने वाले वक्त में हम गंदम के बहरान का शिकार होने वाले हैं। उससे आगे आप चल के देखें, जिस तरह टिड्डी दल ने तबाही मचा रखी है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंतहाई खतरा है। हमारे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं होगी, हम कोरोना का शिकार होंगे, भूख का शिकार होंगे, कैद का शिकार होंगे, और उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है। मैं आज आपके प्रोग्राम बहुत वैलिड है। जी मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये जितने लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, इसका जिम्मेदार इमरान खान और हमारा वजीर सेहत भी वही है। फेडरल मिनिस्टर जो है हेल्थ का, वो उसका चार्ज भी इमरान खान के पास है। इसका इमरान खान जिम्मेदार है, इसकी यास्मीन राशिद साहिबा जिम्मेदार है, और ये इनके ऊपर जो है वो मैं कहता हूँ कत्ल की FIR होनी चाहिए। ये जिम्मेदार है। इन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम फलां इंडस्ट्री खोल रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं, हम फलां चीज कर रहे हैं, हम अवाम को कोरोना से तो मार सकते हैं, हम भूख से नहीं मार सकते।
मतलब एक पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है कि ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि रियासत की ही जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई इंसान मर रहा है, वो भूख से मर रहा है या कोरोना वायरस से मर रहा है, तो वो लैक ऑफ फैसिलिटीज है। अगर हम कंफ्यूजन की बात किए, आपका एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड था जो कि आपने, बल्कि आवाम भी जानती है, एक बंदा जो काम करता है किसी और इलाके में जहाँ पर इसको बिल्कुल सील किया गया है, उसने काम करने के लिए उस इलाके में जाना है जो कि इलाका खुला हुआ है, जिस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, सील नहीं किया गया। ये कंफ्यूजन जो है इसको पहले भी क्रिएट किया गया और अब दोबारा से वही रिपीट किया जा रहा है। अवाम तो खार हो जाएगी, अवाम के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कंफ्यूज पॉलिसीज जो हैं इस पर क्या रिव्यू देंगे? कंफ्यूज पॉलिसीज नहीं है, कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर है, कंफ्यूज वजीर आला है। कल मैंने वजीर आला को देखा, पहली दफा जिंदगी में मैंने अपना वजीर आला 2 साल में देखा है। इस सेशन में वो तशरीफ लाए हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह चलते थे, इंसानों की तरह बैठते थे। पता नहीं इन्होंने छुपाए क्यों रखा है। उस बेचारे को इन्होंने किसी काम का नहीं छोड़ा। वो एक एमपी होता था, अपने हल्के में आता था, जाता था, लोगों को मिलता था, मसाइल हल करता था, उसको उस काम से भी छुट्टी करवा दी है। वो बेचारा आया है, चुपचाप बैठ गया और चुप करके उठ के वो चला गया है। उसने कोई किसी को इशारा भी नहीं किया। इन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना दिया है, इन्होंने इदारों को तबाह कर दिया है, इन्होंने इस मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो इस तरह भर दी है कि कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है। इन्होंने, आप सुबह परसों मुजाहरा होगा, उधर साथी बेचारे अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरा कर रहे हैं असेंबली के सामने। मैं हैरान हूँ, इन्होंने वो जो मुआशरे की आंख थी उस आंख को ही बंद कर दिया है। कोई इनके खिलाफ बात करता है, उस बेचारे की नौकरी से छुट्टी हो जाती है। किसी को 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं सूबा सिंध ने, जिनका डिविजिबल पूल से भी हिस्सा जिन्हें पूरा नहीं मिला, उन्होंने 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की। उन्होंने कम से कम उजरत जो है वो भी बढ़ा दी है। अंदाजा कर लें कि पंजाब जो 12 करोड़ का सूबा है, उन्होंने 1% तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। और उधर वजीर आजम की तनख्वाह भी बढ़ गई है, उधर प्रेसिडेंट की तनख्वाह भी बढ़ गई है, उधर वजीर आला के जो मरात है वो भी बढ़ गई है। कितने शर्म की बात है। गरीब आदमी कहाँ जाए, उसको इलाज भी नहीं मिल रहा। तालीमी इदारे हैं तो वो बंद पड़े हैं, उनकी फीसें जो है वो जुर्मानों के साथ वसूल कर रहे हैं। हुकूमत कहाँ खड़ी नजर आती है। हुकूमत का काम है सारे इदारों को रेगुलराइज करना, इदारों को साथ लेकर चलना, इदारों से लोगों को रिलीफ दिलवाना। हमारे बिजली के जो बिल है, वजीर आजम ने कहा था कि मैं बिजली के बिल कम कर दूंगा, बिजली के बिल आगे से ज्यादा भी आए हैं, जुर्माने भी वसूल हुए हैं, किसी महीने का रिलीफ नहीं मिला। क्या कर रही है? किस्म के वादे किए गए थे, जो कि बताया गया था, जिन खदशात का इजहार किया गया था, जो कि अपोजिशन की जानिब से था, मेरे ख्याल से ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़े हैं तो तमाम सच साबित हो रहे हैं। तमाम चीज़ों को ये देख रहे हैं कि जो भी कहा गया था इस गवर्नमेंट के बारे में वो आहिस्ता आहिस्ता सच होता दिखाई दे रहा है। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 15 लाख से ज़ायद मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर PRP किट्स जो हैं वो चाइना से मंगवाई गई हैं, जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं। किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस डेफिशिएंसी को किस तरह से कवर किया जाएगा, इस पर डिटेल में बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, कीप वॉचिंग। कोरोना वायरस, वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आप सब देखने वालों को। चुके हैं बात कर रहे हैं तमाम चीज़ों पर। हमने कोरोना वायरस पर बात की, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो स्टेटमेंट जो कि हम उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और लाहौरियों की शदीद दिल आज़ारी भी हुई है इससे, इस हवाले से हमने तफसीली बात की है। अब हम बात करेंगे चीनी बहरान की। आगाज़ में मैंने कहा, चूँकि पंजाब हुकूमत ने यह पॉलिसी या यूँ कहें कि ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि नवंबर में जो है वो क्रशिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, ताकि वो तमाम गन्ना जो कि किसानों के पास मौजूद है उस ज़मीन को आगे गंदम की फसल के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन नवंबर में ये क्रशिंग का आगाज़ नहीं हुआ। अगर मिल्स की बात की जाए तो मिल्स ने वो गन्ना लिया नहीं, और वो गन्ना जब किसान के पास पड़ा रहता है तो वो यकीनन सूख जाता है। सूखने से उसका रेट ऑटोमेटिकली कम होता है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? उस आम किसान का। और क्रशिंग वक्त पर जब शुरू नहीं की गई तो चीनी बहरान ऑटोमेटिकली हम सर उठाने लगा। हमने देखा ये कि उसकी कीमत रैपिडली ऊपर गई है। 18 माह में जब से PTI गवर्नमेंट आई है, चीनी की कीमत नीचे नहीं जा सकी। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार यकीनन हम देखते ये कि हुकूमत है। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस कमीशन को रखा गया, इस इंक्वायरी
सरकारी कमीशन। तो इम्प्लीमेंटेशन अब इतनी मुश्किल हो गई है कि तमाम ताजिर बरादरी, वो पेशावर की हो, पंजाब की हो या किसी भी सिटी की हो, साफ इनकार किया जा रहा है कि हम कीमत को कम नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन किसने करानी है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार है अकरम चौधरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं आपके शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, महफूज हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहिएगा, तमाम तर सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र है, आप रिव्यू देते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ भी आप लिखते भी हैं माशाल्लाह, लेकिन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? पेट्रोल सस्ता हुआ, नायाब हो गया, कहीं से मिल नहीं रहा। चीनी बहरान पर अगर जहांगीर तरीन की बात की जाए, खुसरो इख्तियार की बात की जाए, तो वो साफ साफ बरी जिम्मा हो जाते हैं इससे कि हमें तो इस मामले में आप जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराई जा सकती है इस पर? अच्छा, असल में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हम सब के समझने के लिए जरूरी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों मामलात में, पेट्रोल और चीनी में हुकूमत की नाअहली के अलावा दूसरा कोई फिक्रा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस नाअहली के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हकायक की नजर से भी देखने की जरूरत है। वो हकायक हुकूमत ने भी नहीं देखे और आज हम भी नहीं देख रहे। अगर आज हम चीनी की कीमत मुकर्रर करना चाहें 55 रुपए, जो कि हम लोग क्लेम करते हैं शहबाज शरीफ के दौर की, तो वो कॉमन सेंस प्रवेल नहीं करती, लिहाजा उसको सोचने की जरूरत है। एक तो 8% से जीएसटी 17% हुआ, ये 9% का वाजिया डिफरेंस है, 4-4.25 रुपए बनता होगा। उसके बाद बिजली के अखराजात में गुज़श्ता 2 साल में मेरे नजदीक कम अज कम भी 100% तो जरूर फर्क पड़ा है। डेफिनेटली इंडस्ट्री पे भी उसका फर्क पड़ा होगा जी। मजदूर के जो महाना वेजेस हैं उनमें भी फर्क पड़ा था। तो ये 3-4 चीजें तो ऐसी हैं जो मिल ऑनर को क्लेम करनी चाहिए कि ज्यादा हुई हैं, तो लिहाजा चीनी का रेट 55 रुपए तो नहीं हो सकता था। दूसरी बात ये है कि गन्ना जो काश्तकार है, काश्तकार को तो खुश होना चाहिए, काश्तकार को तो बहरहाल मौजूदा हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल गन्ना जो कि सरकारी कीमत थी उससे 50-60 रुपए मन ज्यादा कीमत पर बिकता रहा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस सफा गंदम जो है, जो कि 1400 सरकारी रेट है, लेकिन गंदम मिलर 1600 रुपए में भी उठा रहा है। तो आप जो इस मुल्क की बुनियादी इकोनॉमिक्स है 60% की, जो रूरल बेल्ट के किसान के साथ वाबस्ता है, उसको तो मैं समझता हूँ खुश होना चाहिए। महंगाई ओवरऑल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शदीद महंगाई है पाकिस्तान में। एक जो मजदूर है जिसने शाम को 1500-1800 की मजदूरी करनी है, उसकी जिंदगी में 500-800 रुपए का रोजाना का फर्क पड़ गया है। तो थोड़ा फर्क नहीं पड़ा, 500-800 रुपए का फर्क पड़ गया है। तो लिहाजा इस महंगाई का सामना हम सबको है, इस वबा का सामना हम सबको है, और हम बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट और बदकिस्मती के साथ कौम भी, यास्मीन राशिद ने जो बात की, अल्फाज का चुनाव नामनासिब है, अल्फाज का चुनाव नामनासिब है, लेकिन अगर आप अमूमी रवैये देखें हमारे, तो हम लोग भी इस वबा को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। तो लिहाजा यास्मीन राशिद को अपने अल्फाज ये नामनासिब इस्तेमाल पर माजरत करनी चाहिए और कौम को अपने गैर मुहतात रवैये को तब्दील करना चाहिए। हमें जो कौमें हैं उन्हें बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है और लेके चलना पड़ता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम, कोई ऐसी मुल्क नहीं है जो कवानीन को कौम अपने ऊपर खुद ही लागू कर लेती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये हुकूमतें इसीलिए कायम की जाती हैं कि वो लोगों को लीड करती हैं, गाइड करती हैं और उन पे कवानीन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मौजूदा हुकूमत को सोचना है कि वो इन तीनों चीजों में बुरी तरह नाकाम रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौम को नहीं ठहराया जा सकता। इम्प्लीमेंटेशन आपकी जिम्मेदारी, कवानीन बनाना आपकी जिम्मेदारी, मसाइल को देखना आपकी जिम्मेदारी और उसके हल को तलाश करना आपका फर्ज है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। साहब हमारा पॉइंट भी ये कि लफ्ज़ों का इंतखाब यकीनन ठीक नहीं था, जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये आप कहें कि इस किस्म की बातें मिसकंसेप्शन अवाम में पाया जाता है तो अवेयरनेस आपने जनरेट करनी है, बताना आपने है। फिर भी उसके अलावा भी अगर हम देखें पूरी दुनिया में हर किसी को डाइजेस्ट करने में, समझने में थोड़ा सा वक्त लगा है, तो आपने अपनी बात किस तरह से कन्वे करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है अखलाकी तौर पर भी और डेजिग्नेशन का तकाजा भी है जो कि आपको दी गई है। अगर चीनी बहरान की स्पेसिफिकली बात करें तो आप क्या रिव्यू देते हैं इस प्लान पर, चूंकि पंजाब हुकूमत ने इस चीज़ का
फैसला कर लिया था कि क्रशिंग का आगाज जो है वो नवंबर से कर दिया जाएगा ताकि तमाम लोग अपने खसारे को पूरा कर सकें, लेकिन ये प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। ऑटोमेटिकली सी बात है, जब आप क्रशिंग का आगाज नहीं करेंगे, चीनी की किल्लत होगी तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। चलिए ये भी हो गया। अब इस प्लान को आप किस तरह से देखते हैं? अगर इस प्लान पर अमल दरामद किया जाता तो जिस बहरान का सामना हमें आज है, क्या उससे बचा जा सकता था? बचा तो जा सकता था, नहीं बचा जा सकता है अब भी। अच्छा। अब भी हमें आइंदा सीजन अब से 2-3 माह के फासले पर है, और इस साल ये जो आप मार्च से लेके अब तक देख रही हैं, इस मुल्क में चीनी की कंजम्पशन 70% कम हो गई है। इन 3-4 माह में मशरूबात की, कोल्ड ड्रिंक्स की, मशरूब की, शादियों की, मिठाइयों की, बेकरियों की, हर तरह की प्रोडक्शन खत्म हो गई है। तो ये जो 70% चीनी पीक सीजन्स में नहीं बिकी, तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे आना चाहिए। खुदा ना खास्ता ये मिल ऑनर तो कल किसान के साथ फिर खेल जाएंगे जी। हमें इसका तदारक करने के लिए अभी से तजावीज देनी चाहिए और हुकूमत को इस पे अमल दरामद करना चाहिए। बात ऐसा तनकीद करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं समझता हूँ हमें हल की तरफ हुकूमत की रहनुमाई करनी चाहिए और लोगों को भी आगाही जो है डेफिनेटली देना हमारा भी फर्ज है। हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन जिस तरह मीडिया ने इस वायरस के हवाले से अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया ने गुज़श्ता फरवरी से लेके अब तक कोई दूसरा टॉपिक टेकअप ही नहीं किया, पॉलिटिक्स की ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, जिस तरह हम डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो फ्रंट सोल्जर है। मैं समझता हूँ उनसे आगे का किरदार मीडिया इंडस्ट्री ने अदा किया है और उन्होंने अपने कारोबार भी सफर किए हैं, मुतासर भी हुए हैं, उनका मार्केटिंग का बिजनेस भी जीरो हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने फराइज में कोई कमजोरी नहीं छोड़ी। उन्होंने इस पर तमाम अवेयरनेस इकट्ठी की और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस अवेयरनेस के मुताबिक लोगों से अमल करवाए, ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। और जैसे आपने कहा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफी का तकाजा करता हूँ। मैंने तो आपको कहा कि उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए, लफ्जों का इंतखाब उनका गलत है, इसमें कौम का कोई कसूर नहीं है, उन्हें इस पे माफी मांगनी चाहिए। और लाहौर के शहरियों से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ये मुतालबा उनकी तरफ से होना चाहिए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिस तरह सरेआम उस प्रोग्राम में ये गुफ्तगू किया, उन्हें सरेआम माफी मांगनी चाहिए। और ये हमारा सबका मुतालबा है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ है और आपका मुतालबा ये कि माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये मुतालबा आज करारदाद जो है पंजाब असेंबली में भी जमा कराएगी कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लाहौरियों की दिल आज़ारी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सूरत हाल आपने ये देखी है कि इंप्लीमेंटेशन अब करानी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ताजिर बरादरी ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम तो इसकी कीमत कम नहीं करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। तो अवाम अल्टीमेटली मुतासिर हो रही है। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपकी सजेशन क्या है? कीमत को किस तरह से नीचे लाया जा सकता है, क्योंकि ताजिर बरादरी कन्विंस नहीं हो रही। तो इस वक्त रिटेलर है जिसके पास ऑलरेडी 80-82 रुपए की खरीदी हुई चीनी है, वो तो 70 रुपए नहीं बेचेगा किसी भी सूरत। इसका वाहिद इलाज जो है वो हुकूमत कर सकती है। उन्हें ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ बैठना है और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद पर मजबूर करना है और उनसे इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए उन्हें। यही कौमी खिदमत होगी। और अगर वो नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर नहीं करेंगे तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। अकरम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी, वापस आते हैं, मजीद भी इस हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको ये बताया है कि 61 मकामात अब तक सील किए जा चुके हैं। चूंकि 12 बजे के बाद इंप्लीमेंटेशन का आगाज करना था, लेकिन ये आगाज पहले से ही हो चुका है। ये कंफ्यूज पॉलिसीज जो आप और हम देख रहे हैं कि पहले लॉकडाउन को किया, उसके बाद लॉकडाउन को करने के बाद ईज आउट किया। ईज आउट करने से जो नुकसान हुए हैं, 1,44,000 तादाद अब बढ़ती जा रही है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर मजीद बढ़ेगी। आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। सर आपको वेलकम कहते हैं शो में। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सोहा सर ये बताइएगा कि तमाम तर सूरत हाल पर आप देख रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन 12 बजे के बाद होनी थी, पहले से करना शुरू कर दी। ये कंफ्यूज पॉलिसीज है। एक बंदा जो कि इस इदारे में काम करता है, उसने आना उस इलाके से जिस इलाके को सील किया गया है, वो कैसे ऑफिस पहुंचेगा? क्या पॉलिसीज है जो आवाम के लिए मजीद आप
मुश्किल करने जा रहे हैं? अच्छा, परसों से मेरा ख्याल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया गया था कि आज रात को इस तरह सील कुछ इलाके हो जाएंगे और उनकी डिटेल्स आना शुरू हो गई थी कि किन किन टाउन्स में इलाके होंगे। अब 1 घंटा रह गया है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो स्विच बटन के ऊपर काम नहीं करती कि आपने बटन पुश किया तो बल्ब ऑन हो गया, बटन पुश किया तो बल्ब ऑफ हो गया। ये बकायदा एक मूवमेंट होती है, आपने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना होता है, इसमें आपकी इंतजामी मशीनरी होती है। अब 11 ऑलमोस्ट बज रहे हैं, इस वक्त मशीनरी हरकत में आएगी और 12 बजे ये ऑलमोस्ट लॉकडाउन होना शुरू हो जाएगा और कल से फिर एक फुल फ्लेज आपको वो जो लॉकडाउन। ये बताइएगा आसिफ, ये अर्ज कीजिएगा कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने आपसे ये सवाल किया, एक आम आदमी का सवाल ये है कि जो इस इदारे में काम करता है उसने उस इदारे से आना जिसको आपने मुकम्मल तौर पर सील कर दी है। अब अगर वो ऑफिस से कोई लेटर भी लेता है और बताता है कि मुझे यहाँ पर काम करने के लिए जाना, मुझे इजाजत दी जाए, इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट जगहों पर रहते हैं और डिफरेंट जगहों पर काम करते हैं। ये कंफ्यूज पॉलिसीज जो है किस तरह सॉर्ट आउट की जाएंगी? बिल्कुल कंफ्यूज पॉलिसी नहीं है। नंबर 1 हमारा सबसे पहला कंसर्न ये है कि गरीब आदमी का जो माशी प्रेशर है वो कम होना चाहिए, जिसके लिए हमने वो जो लॉकडाउन था उसमें नरमियां की तो और ना जाए। अब आगे मेरी बात सुने, पहले दिन से बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है और वो इंडस्ट्री बंद भी रही, जिसमें आपके सिनेमा थे, आपके रेस्टोरेंट थे, आपके स्कूल कॉलेजेस थे और कुछ इंडस्ट्री जो भी हम ग्रेजुअली खोलते रहे। अब आप ये देखें कि वो तमाम इलाके जो सील किए गए हैं उनको ये स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है कि चूंकि वहां पर जियो टैगिंग के मुताबिक बीमारी फैल रही थी, अब ना वहां कोई जा सकेगा ना ये अपने लोग वहां से निकल सकेंगे। अब जो आ गई काम की सिचुएशन, अगेन जब लॉकडाउन होता है तो काम सेकेंडरी उस पर चला जाता है। इसी तरह वो इलाके जहां पर आप रहते हैं, जहां के आप रिहायशी हैं, अब आप वहां से या तो वर्क फ्रॉम होम करें या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको सब्स्टिट्यूट आपका कोई तलाश करे। आपको फिल वक्त इस तरह इजाजत नहीं मिलेगी गैर जरूरी तौर पर अपने इलाके में मतलब अल्टीमेटली हमें इजाजत नहीं मिलेगी मूव करने की। लॉकडाउन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ अस, ये कहना है, ये मौक़िफ़ है आसिम शौकत साहब का। ठीक, हाँ जी, कोई मेडिकल इमरजेंसी है आपका तो बेहद उसके लिए शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका पॉइंट जो है वो आवाम ने जान लिया और पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि लॉकडाउन एक वाहिद सोल्यूशन है। हुकूमत क्या कर रही है और इदारे क्या कर रहे हैं, महकमा सेहत क्या कर रहा है, और ये तमाम चीज़ें आपके सामने है। अब पॉइंट ये है, सवाल ये कि आपने और मैंने क्या करना है, वो प्रिकॉशनरी मेजर से जो कि मैं और आप करके अपनी जान इस कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। 2020 में जो काम आप और मैं कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी जान बचाएं। तो अपनी जान की हिफाजत करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।